दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के दो प्राचीनतम और सबसे बड़े सभ्यताओं भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों की। ये संबंध केवल वस्तुओं के आदान प्रदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि संस्कृति, धर्म और ज्ञान को भी नई दिशा दी। हजारों साल पहले जब दुनिया का नक्शा छोटा और साधन सीमित थे, तब भी भारत और चीन आपस में गहरे जुड़े थे। रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड इस रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान बनी। अब बात करते हैं सिल्क रोड की। आखिर सिल्क रोड है क्या? प्राचीन समय का एक व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्गों का जाल जो चीन को मध्य एशिया, भारत, ईरान, अरब देशों और अंततः यूरोप तक जोड़ती थी। इसका नाम रेशम मार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि चीन का रेशम उस समय दुनिया की सबसे कीमती वस्तु थी और उसी मार्ग से यह दुनिया भर में पहुंचाई जाती थी। यह कोई एक सीधी सड़क नहीं थी, बल्कि कई स्थल और समुद्री मार्गों का नेटवर्क था। अगर स्थल मार्ग की बात करें तो चीन से शुरू होकर मध्य एशिया, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए भूमध्य सागर तक जाती थी और समुद्री मार्ग चीन और भारत के बंदरगाहों से होकर अरब और अफ्रीका तक भी जाती थी। भारत का इसमें अहम योगदान था क्योंकि भारत मध्यस्थ व्यापारी केंद्र की तरह काम करता था। हमारा देश सेंटर में था। अब बात करते हैं आखिर व्यापारिक वस्तुएं क्या थी। इस मार्ग से केवल रेशम ही नहीं बल्कि और भी कई कीमती चीजें चलती थी। चीन से अगर रेशम, चीनी मिट्टी, चाय, कागज थी, तो भारत से मसाले, कपास, हाथी दांत, कीमती पत्थर, आयुर्वेदिक औषधियाँ, बौद्ध धर्म के ग्रंथ का आदान प्रदान और वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज से ऊन, सोना, चांदी, कांच, घोड़े आदि की व्यापार शामिल थे। यह मार्ग केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ज्ञान, धर्म और संस्कृति के आदान प्रदान का भी साधन था। बौद्ध धर्म भारत में, चीन और फिर कोरिया व जापान तक इसी मार्ग से पहुंचा। कला, स्थापत्य, संगीत और तकनीक भी एक दूसरे तक पहुंची। रेशम मार्ग ने चीन, भारत और यूरोप की अर्थव्यवस्था को हजारों साल तक प्रभावित भी किया। उसने वैश्विक व्यापार और कूटनीति की नींव रखी थी। 15वीं सेंचुरी के बाद जब समुद्री मार्गों का विकास हुआ, जिसमें कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे यात्रियों का सहयोग रहा, तो रेशम मार्ग का महत्व कुछ कम हो गया। आसान भाषा में कहें तो रेशम मार्ग प्राचीन दुनिया का ग्लोबल हाईवे था, जो व्यापार के साथ साथ सभ्यताओं को भी जोड़ता था। जैसे जैसे समय बढ़ा, समुद्री व्यापार मार्ग और भी मजबूत हुए। भारतीय व्यापारी अपने जहाजों से दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए चीन तक पहुंचते। लेकिन धीरे धीरे सिल्क रोड का महत्व समय के साथ कई कारणों से कम हो गया। उसमें सबसे बड़ा कारण है समुद्री मार्गों का विकास। 15वीं टू 16वीं सेंचुरी के बाद यूरोपीय देशों जैसे पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन ने समुद्री रास्तों की खोज की। समुद्र के रास्ते से व्यापार तेज, सुरक्षित और अधिक माल ढोने वाला हो गया, जिससे रेशम मार्ग की वैल्यू कुछ कम हो गई। राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के क्षेत्रों में समय समय पर युद्ध, आक्रमण और साम्राज्यों के पतन के कारण यह रास्ता असुरक्षित भी हो गया। व्यापारियों के लिए लूट और खतरे की संभावना बढ़ गई। औद्योगिक क्रांति और उत्पादन में बदलाव आया। यूरोप में औद्योगिक क्रांति आने के बाद कपड़े और अन्य वस्तुएं बड़े पैमानों पर वहीं बनने लग गए। इससे चीन और भारत में होने वाली परंपरागत रेशम और मसालों के व्यापार की अहमियत भी कम हो गई। मतलब उस समय पर भी हमारे चीन के रिलेशन के बीच अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रीज की दखलंदाजी शुरू हो चुकी थी। नए आर्थिक और साम्राज्यिक केंद्र बने। जैसे जैसे अमेरिका और यूरोप में नए व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र उभरे, एशिया आधारित पुराने स्थल मार्ग धीरे धीरे कम होते गए। इस तरह समुद्री मार्गों की खोज, राजनीतिक अस्थिरता और औद्योगिक उत्पादन के कारण रेशम मार्ग का महत्व बहुत ही घट गया। मिंग वंश के दौर में भारत और चीन के बीच मसालों और वस्त्रों का बड़ा आदान प्रदान हुआ। यही नहीं, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों का भी साझा अध्ययन किया गया। यह काल केवल व्यापार का नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति का स्वर्णिम आदान प्रदान था। ये तो हुई हमारी बॉन्डिंग की वो कहानी जो हजारों साल पुरानी है। अब आते हैं 18वीं और 19वीं सेंचुरी में। जब यूरोपीय शक्तियों ने एशिया में प्रवेश किया तो तस्वीर बिल्कुल ही बदल गई। भारत ब्रिटेन उपनिवेश बन चुका था और चीन के साथ व्यापार में अफीम एक बड़ा साधन बना। भारत में चीन में अफीम की तस्करी होने लगी और इसी कारण अफीम युद्ध छिड़ा। दरअसल 18वीं और 19वीं सेंचुरी में चीन की वस्तुएं जैसे चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन यूरोप में बहुत लोकप्रिय थे। ब्रिटेन इन वस्तुओं की भारी मात्रा में आयात करता था, लेकिन चीन ब्रिटेन से कुछ खास आयात नहीं करता था। नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन को चीन के सिल्वर से
सिल्वर में भारी भुगतान करना पड़ रहा था, जिससे ब्रिटेन का व्यापार घाटे में जा रहा था। फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश थी, में बड़े पैमाने पर अफीम का उत्पादन शुरू कर दिया। उन्होंने इस अफीम को चीन में तस्करी के जरिए बेचना भी शुरू किया। अफीम के नशे ने धीरे धीरे लाखों चीनी को इस लत का शिकार बनाया। इस अवैध व्यापार से ब्रिटेन का व्यापार घाटा मुनाफे में बदल गया। चीन के शाही शासक किंग वंश ने जब देखा कि देश में अफीम की लत उठती जा रही है, तो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को बर्बाद कर रही है, तो आखिरकार 1839 में सम्राट ने अफीम के खिलाफ कड़ा कदम उठाया और एक अधिकारी लिन जेस को ग्वांगझोन भेजा। लिन जेसू ने विदेशी व्यापारियों से उनकी अफीम जब्त की और हजारों अफीम की पेटियां समुद्र में नष्ट कर दिया। यह कदम ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ा आर्थिक झटका था। अफीम की पेटियां नष्ट करने के बाद ब्रिटेन ने चीन पर हमला कर दिया। ब्रिटेन के पास आधुनिक जहाज और तोपें थी, जबकि चीन की सेना पुरानी तकनीक पर आधारित थी। नतीजतन युद्ध चीन हार गया। यह समय था 1839 टू 1842 तक की। युद्ध खत्म होने के बाद चीन को मजबूती से हराने की वजह से अपमानजनक संधि, जिसे नानकिंग की संधि कहते हैं, करनी पड़ी थी। इस हार की शर्तों में चीन ने ब्रिटेन को हांगकांग भी सौंपा था। 5 बंदरगाह ब्रिटेन के व्यापार के लिए खोल दिए गए थे। ब्रिटेन को भारी हर्जाना भी देना पड़ा और साथ ही ब्रिटिश नागरिकों को चीन में विशेष कानूनी छूट भी मिल गई। पहला अफीम युद्ध चीन के लिए अपमान का युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें ब्रिटेन और बाद में अन्य यूरोपीय शक्तियों ने चीन पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। आगे चलकर दूसरा अफीम युद्ध हुआ 1856 से 1860 में, जिसमें चीन की स्थिति कमजोर होती गई। आसान भाषा में कहें तो ब्रिटेन ने अपने व्यापार घाटे को मुनाफे में बदलने के लिए चीन को अफीम की लत लगा दी, और जब चीन ने इसका विरोध किया और अफीम नष्ट की, तो ब्रिटेन ने युद्ध छेड़ दिया और यही था अफीम युद्ध की शुरुआत। इसमें चीन की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा और दोनों देशों के संबंध भी काफी प्रभावित हुए। एक हमारा देश अफीम की खेती की वजह से यूरोपीय शक्तियों की मार झेल रहा था, तो दूसरी ओर चीन अफीम की लत से। अब बात करते हैं आज के दौर की। 20वीं सेंचुरी में राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार कभी पूरी तरह से रुकी नहीं। 1962 के युद्ध ने संबंध कमजोर जरूर किए, लेकिन 1990 के दशक से आर्थिक सहयोग फिर से तेजी से बढ़ी। आज चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत चीन को लोहा, इस्पात, कपास, रसायन, खनिज, कृषि उत्पादन के निर्यात करता है, जबकि चीन से भारत मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशीनरी और सोलर पैनल और फार्मास्यूटिकल के कच्चे माल को भी सप्लाई करता है। और अगर भारत और चीन के आज के रिश्ते यानी 2025 के आर्थिक संबंधों की बात करें, तो चीन आज भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत का चीन के साथ भारी ट्रेड डिफिसिट यानी 6 से 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यानी भारत चीन से आज भी सामान आयात और निर्यात करता है। स्टार्टअप और निवेश की बात करें तो 2015 से लेकर 2020 तक चीन की कंपनियां जैसे टेंसेंट, अलीबाबा, बाइटडांस ने भारत के स्टार्टअप में निवेश भी किया। लेकिन 2020 के बाद से सरकार ने चीनी निवेश पर सख्ती कर दी। राजनीतिक संबंध जरूर थोड़े जटिल और संवेदनशील रही। भारत और चीन का रिश्ता सीधा तो नहीं रहा, टकराव बना रहा। हाँ, साथ ही सीमा विवाद जरूर रहा। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तनाव बना रहता है। 1962 का युद्ध अभी भी रिश्तों पर छाया डालता है। हाल के वर्षों 2020 गलवान घाटी झड़प ने विश्वास की खाई और गहरी कर दी थी, लेकिन फिर भी वर्ल्ड बहुपक्षीय मंच की बात आती है तो दोनों देश एक रहते हैं। ब्रिक्स हो या एससीओ संघाई सहयोग संगठन या फिर G20 जैसे समूहों में एक साथ खड़े रहते हैं, जहां अक्सर आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर एक दूसरे को सहयोग करते दिखते हैं। भारत की नीति की बात करें तो भारत एक तरफ चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए रखना चाहता है, लेकिन सुरक्षा और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। दोनों देशों ने सीमा पर लाखों सैनिक और आधुनिक हथियार तैनात किए हुए हैं। पहले कई बार समझौते भी हुए, गोलीबारी नहीं होगी, लेकिन झड़पें फिर भी होती रहती है।
चीन की सेना तकनीकी और संख्या में आगे है, लेकिन भारत भी तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है और रसिया, जापान, फ्रांस, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा रहा है। जहां तक सांस्कृतिक और जनसंपर्क की संबंध की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म और ऐतिहासिक जुड़ाव भारत और चीन को हमेशा से जोड़ती रही है। सबसे पुरानी कड़ी बौद्ध धर्म है। यहाँ तक कि आज भी बहुत से भारतीय छात्र चीन में MBBS पढ़ने भी जाते हैं। हालांकि कोविड और सीमा तनाव के बाद इसमें गिरावट आई है। फिल्मों, कला और साहित्य में जुड़ाव सीमित है क्योंकि दोनों देशों की भाषाई और सांस्कृतिक दीवारें अभी भी मजबूत है। एशिया में दोनों देश नेतृत्व चाहते हैं। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एशिया अफ्रीका में प्रभाव बढ़ा रहा है, जबकि भारत इससे दूरी बनाए हुए है। दक्षिण एशिया में चीन का पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के साथ गहरा संबंध है, जो भारत के लिए चिंता की विषय है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन, व्यापारिक मंचों और ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने में सहयोग करते रहे हैं। ब्रिक्स बैंक, G20 सुधार जैसे मुद्दों पर दोनों की सोच हमेशा मिलती रही है। आज भारत और चीन के रिश्ते सहयोग और टकराव दोनों से बने हैं। आर्थिक रूप से दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। राजनीतिक और सुरक्षा स्तर पर दोनों में अविश्वास गहरा है। आसान शब्दों में कहें तो भारत और चीन आज मित्र भी हैं और प्रतिद्वंदी भी। तो दोस्तों, भारत और चीन का एक व्यापारिक रिश्ता केवल इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य भी की एक मजबूत नींव है। यह हमें सिखाता है कि व्यापार केवल वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं बल्कि विचारों और सभ्यताओं का भी मिलन है। अब आगे चलकर हमारे रिश्ते किस दिशा की ओर बढ़ती है वो तो हमारे भारत के आज के राजनीति पर ही निर्भर करती है कि वो इस रिलेशन को कितनी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा पाते हैं। आपके विचार क्या है? आप जरूर हमें अपडेट करें।